अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शादमान की खुसूसी माफ़ कीजिएगा ट्रांसमिशन में मैं हूं मिशी खान और आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगी वो मरियम शफीक हैं जो कि मैनेजर ऑपरेशंस टीमार डायग्नोस्टिक्स, मोहम्मद अली रफ़ीक साहब हैं रीजनल मैनेजर चुगताई लैब एंड डॉक्टर शहबाज इकबाल होंगे हमारे साथ। शहबाज इकबाल कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं एंड डेप्यूटी चीफ पैथोलॉजिस्ट एक्सेल लेबॉर्ट्रीज इस्लामाबाद। आज जो है इसके हवाले से सेहत के हवाले से इंशाल्लाह बड़ी मुफीद गुफ्तगू यहाँ पे होगी। आपका भी कोई सवाल हो तो आप कॉल करके बता सकते हैं 051-410-2357 पे। आज जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आज बन रहा है कीमा करेले और क्योंकि बीफ का कीमा था तो मैंने आपसे कहा कि वो जल्दी नहीं बनता, उसको थोड़ा सा कुक ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी मैनेजर ऑपरेशंस हैं टीमार डायग्नोस्टिक्स, बहुत ही प्यारी सी मरियम शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक खैरियत से। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू मैम। मैं आपके पास अभी आ जाती हूँ, बस ये थोड़ा सा करेले एंड में डाल दूँ बस। ठीक है, आप खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो रीजनल मैनेजर हैं चुगताई लैब, हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे से मोहम्मद अली रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप ठीक ठाक, कैसे हैं? वेलकम ऑन द शो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। Thank you। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले आए थे एक दफा? नहीं, इट्स फर्स्ट टाइम। अच्छा, योर फर्स्ट टाइम, ओके। आपका भी फर्स्ट टाइम मरियम? जी ओके, वेलकम वंस अगेन। Thank you, sir। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डेप्यूटी चीफ पैथोलॉजिस्ट एक्सेल लेबॉर्ट्रीज इस्लामाबाद मौजूद है प्यारे से डॉक्टर शहबाज इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोग आए। खाना जो बन रहा है मतलब आपसे ऑब्वियसली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी बात होगी, लेकिन क्योंकि रमजान नशरियात है तो आपको अफ्तार में सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब क्या पसंद है? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं तो अफ्तार में बड़ा सादा सा अफ्तार करता हूँ तो उसमें लेकिन हमारा जो सादा अफ्तार भी होता है वो भी लेविश हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में और इंडिया में और बाकी जगहों पे ऐसा ही है कि हम तो लेविश ही खा रहे होते हैं बेसिकली, जिसको हम सादा भी कहते हैं। तो वही हम खजूर से स्टार्ट करते हैं, फिर साथ में हमारा पकोड़े होते हैं और साथ में चाट वगैरह होती है और ये इफ्तार बेसिकली जो हम करते हैं। उसके आपका पसंदीदा कौन सी एक चीज है जो आपको इफ्तार में पसंद है? देखिए, इफ्तार में जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो बेसिकली प्यास बेतहाशा लगी होती है तो हमें तो जूस और या कोई रूह अफ़ज़ा मिल जाए या कोई ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी, और फिर एकदम से पेट भर भी जाता है उससे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर नमाज वगैरह पढ़ लेता है बंदा, उसके बाद घंटे के बाद फिर खाना खा सकता है, थोड़ा बहुत खाना चाहे तो। ओके, वंडरफुल, ज़बरदस्त। अजी देखें, हमारे साथ आज पूछूंगी कि जो रमज़ान है उसमें अफ्तार सहर में लोगों की बहुत सारी तबीयतें भी ख़राब होती हैं और बहुत सारे लोग अस्पतालों के चक्कर भी लगा रहे होते हैं। कैसी हैं मरियम, आप खैरियत से हैं? अच्छा मरियम, आप जो है मैनेजर हैं ऑपरेशंस टीमार डायग्नोस्टिक्स। जी जी बिल्कुल। तो आपकी ड्यूटीज़ में भी यही जैसा अली ने बताया? बिल्कुल, मेरी ड्यूटीज़ में सेम यही है कि मुझे ऑपरेशंस को स्मूथली रन करना है। किस तरह से हम कस्टमर को लेकर उनको सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट किस तरह से करना है, फिर क्वालिटी को चेक एंड बैलेंस रखना है कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। ओवरऑल पूरी जो सिनेरियो होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों का किरदार होता है। बिल्कुल, तो मुश्किल काम है बड़ा। इसमें एंटरटेनमेंट होती है को थोड़ी सी, कहीं हंस बोलने का मौका? बिल्कुल होता है। जो आप स्टाफ बताए जब आप स्टाफ से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, उनको डिफरेंट सेशंस दे रहे होते हैं, तो आपको उनका जो मोरल है वो भी मेंटेन रखना होता है, हाई रखना होता है। तो उसमें आपको डेफिनेटली कि एकदम से एग्रेसिव नेचर के साथ नहीं चलना होता कि हम अपनी टीम को खींच के चला सकते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सेशंस होते हैं, मीटअप्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं जिसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपने स्टाफ के साथ। तो वो हेल्प करती हैं हमारी जो हेक्टिक रूटीन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। एंड आई थिंक क्योंकि एवरीडे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंपनी कहीं भी काम करते हैं तो उसमें कॉर्डियल एक माहौल हो, जिस तरह दो तरीके से आप कर सकते हैं, या डांट के बात कर सकते हैं, यहाँ आप उसी चीज़ को। और आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किसी की अगर गलती है तो उसे अकेले में बात करें, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह मोरल जो है ना बंदे का एकदम से डाउन चला जाता है। जब आप 10 लोगों के सामने अपने एम्प्लॉय को डांटते हैं या उसकी गलती को बार बार बावर करवाते हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉय का मोरल बहुत डाउन चला जाता है। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली हमारे यहाँ तो स्पेशल ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी को कुछ कहना है आप साइड पे लेकर जाएं और फिर उसके साथ बात करें। बिल्कुल, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी खराब होती है। वेरी वेल। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है इस पे? आप तो बीइंग ए डॉक्टर, आप
के भी स्टाफ होता होगा, यू बिलीव इन दिस? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। मैं चूंकि डॉक्टर भी हूँ और एज ए मैनेजमेंट का भी मेरा थोड़ा बहुत रोल होता है इसमें। तो मैं एज ए डिप्टी चीफ पैथोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ एक्सेल में। तो हमारा दोनों रोल्स, डॉक्टर के रोल भी प्ले कर रहा हूँ और मैनेजमेंट का भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहा हूँ। बहुत गुस्सा चढ़े किसी एम्प्लॉय पे तो क्या हो चुका था, आप कुछ देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं? बेसिकली तो अगर आप मैनेजमेंट का रूल्स देखें, उसमें एक रूल ये है कि आपने जब किसी को प्रेज करना है तो सबके सामने प्रेज करना है, और जब किसी को रेप्रीमेंड देना है तो रेप्रीमेंड शुड बी, एक तो छोटा होना चाहिए रेप्रीमेंड, एंड शुड बी टेकन बिल्कुल अदर साइड पे ले जाके, अकेले में ले जाके रेप्रीमेंड देना चाहिए। सबके सामने रेप्रीमेंड नहीं देना चाहिए। वो सिर्फ उस बंदे को डीमोटिवेट नहीं कर रहा होता जिसको आप रेप्रीमेंड कर रहे हैं या जिस पर गुस्सा कर रहे हैं, वो बल्कि उन लोगों को भी डीमोटिवेट कर रहा होता है जो कि आगे पीछे बाकी एम्प्लॉइज हैं। तो वो आपका एक अच्छा इमेज नहीं क्रिएट हो रहा होता, आप एक अच्छा माहौल नहीं बना रहे होते। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही है, जब प्रेस करें तो सबके सामने करें और थोड़ा बड़ा प्रेस करें, और जब रेप्रीमेंड किसी को देना हो तो मिनिमम होना चाहिए और अकेले में होना चाहिए। अच्छा, ये भी है, आप प्रेज करने से क्या दूसरा मोटिवेट होता है, या फिर कुछ लोग ये जो मुझे सुनने को थोड़ा मिलता है कि जी ज्यादा तारीफ करेंगे तो सिर पे ना चढ़ जाएगी? देखिए, इसमें अगेन यू हैव टू कीप अ बैलेंस। आपने जो आपके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, आपने उसके मुताबिक वो भी चलाने हैं, और आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो है ना आप किसी को बेवजह या बिला वजह इतना ना उसको डांट दें कि वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाए। तो आपने मोटिवेट भी करना है, येट इस तरीके से मोटिवेट करना है कि उसको विद इन जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर वो रह के काम करता रहे, ये नहीं कि वो आउट हो जाए उनसे बिल्कुल भी। तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। अभी ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें डिस्कस वैसे भी करनी चाहिए, बिकॉज वो जब तक डिस्कस नहीं की जाए तो हम लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे बताएं, एक तो शुगर वो होती है जो डिटेक्ट होती है, एक वो होती है टाइप 2 जो आपको होती है लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपको शुगर है। उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं? डॉक्टर साहब आप बताइए। सॉरी, देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस दोनों में कुछ ना कुछ अलामात जरूर होती हैं। अब टाइप 2 में भी कुछ ना कुछ अलामात मौजूद होती हैं। क्या होती है डॉक्टर साहब? देखिए, थर्स्ट ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, पाँव की तलियाँ जो हैं वो आपकी जलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और काफ्स जो हैं आपकी, जो शिन्स हैं और जो इन पे दर्द, टांगों में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, लेथार्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि टाइप 1 और टाइप 2 में दोनों में कॉमन हैं ये चीज़ें। टाइप 1 चूंकि बहुत अर्ली प्रेजेंट कर देती है, इस वजह से वो उसका जल्दी पता चल जाता है। टाइप 2 चूंकि थोड़ा लेट प्रेजेंट करती है, उसका लेट पता चलता है, उसकी उस वक्त तक हमारी जो है वो जो ये जो अलामात हैं ये फुल तौर पर हम पूरे तरह से हम पे तारीफ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमारा उसके हिसाब से हमारा काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी बन चुकी होती है कि हम उसको सस्टेन कर लेते हैं, तो हम लेट उसको जो है बताते हैं। तो मुझे बताएं, अगर फर्ज करें किसी को ये अलामात थोड़ी सी फील हुई हैं तो उसको फौरन सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं कहूँगी, सेल्फ हेल्प के लिए क्या करना चाहिए कि वो अलामात नज़र आई हैं तो वो अलामात एकदम से आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को ख़त्म करने से वो शायद एलिमिनेट भी हो सकती हैं, आपको दवाई खाने की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो हमें, चूँकि क्रॉनिक डिजीज़ है, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो आपको जो आपका लाइफस्टाइल है वो मॉडिफाई करना चाहिए, तो उसी से कई दफ़ा बेहतर हो जाती हैं। जैसे शुगर है, शुगर जब ज़्यादा नहीं बढ़ी हो तो हम उसको अगर रूटीनली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, डेली हम टाइमली उठें, टाइमली सोएं, टाइमली हम अपने जो मील्स हैं वो टाइमली लें, तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। एक्सरसाइजेज करें, वॉक करें, तो उससे भी बेहतर हो जाती है कई दफ़ा। लेकिन जब ये अलामात आनी जब स्टार्ट होती हैं तो अलामात आने का मतलब ये है कि आपकी ऑलरेडी शुगर कंट्रोल नहीं है इस वक्त, यू हैव टू गो टू डॉक्टर। अच्छा। लेकिन शुगर से बचने का तरीका ये है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज से बचने का तरीका ये है कि आप हर साल कम अज़ कम, वैसे तो रूटीन में कम अज़ कम क्वार्टरली टेस्ट कराने चाहिए हमें, बेसिक टेस्ट। अच्छा, ये जो शुगर के टेस्ट है ऑब्वियसली आपके लेबोरेटरी में आएंगे तो मैंने करवाना है, क्योंकि मुझे लगता है टेस्ट करवा लेना चाहिए ऐसे ही चेक करने के लिए कि क्या सिचुएशन है आपकी, कि बॉडी एक चल रही है मुस्तकिल, तो उसमें तो इसके टेस्ट का नाम क्या होगा? इसके टेस्ट 3 तरह के टेस्ट होते हैं। अच्छा। एक होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर, वो आपका किसी भी टाइम आप मील के साथ या मील के फौरन बाद या किसी भी टाइम आप करा सकते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। अच्छा। फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए एटलीस्ट आपको 6 to 8 आवर्स फास्टिंग करनी होती है। पानी वानी कुछ नहीं पीना? पानी आप इंटेक कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई जूस वगैरह आप पीना चाहें या चाय पीना चाहें या कुछ और, ये कुछ नहीं ले सकते आप। सिर्फ पानी आप पी सकते हैं 6 to 8 आवर्स के लिए।
और उसके बाद आपने टेस्ट कराना होता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c टेस्ट कहते हैं, हीमोग्लोबिन A1c Okay. या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ओके ये वो टेस्ट है जो कि आपके पिछले 3 महीने की एवरेज बता देगा कि शुगर आपकी कितनी % शुगर रही है, आपके खून के अंदर शामिल रही है। वंडरफुल। तो बेस्ट टेस्ट जो है, हम ये कहते हैं कि इनिशियली जब आपका डायग्नोसिस अभी डेवलप ना हुआ हो, तो बेस्ट टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर कराइए और आगे उसको मजीद प्रोग्नोसिस चेक करने के लिए हम फिर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कराते हैं। तो वो फिर 3 मंथली आपको कराते रहना चाहिए। डॉक्टर शहबाज इकबाल जो है वो एक्सेल लेबोरेटरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी भी जो है लेबोरेटरी उसके बारे में आप कुछ बताएं, फिर मरीम आपसे भी पूछती हूँ। देखिए, हमारी जो एक्सेल लैब है ये 1992 से ऑपरेट कर रही है। तो ऑलमोस्ट जैसे 4 डेकेड्स बताया, चुकता है कि 3 डेकेड्स हमें भी हो गए और ऑलमोस्ट 126 10 साल छोटे हैं आप। लेकिन यंग हैं हम। यंग है। अच्छा बताइए। 126 ब्रांचेज हैं हमारी ऑलमोस्ट, और ऑल ओवर पाकिस्तान ये स्प्रेड हैं, इंक्लूडिंग ऑल 4 प्रोविंसेस, बल्कि अब तो 5 प्रोविंसेस हमारे हो गए, 5 प्रोविंसेस में भी हैं, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी। तो हर जगह पे हमारी जो है ब्रांचेज हैं और स्टेट लैब्स भी हमने बनाई हुई हैं, बहुत सारी स्टेट लैब्स भी हमारी हैं। हमारा मकसद एक्सेल का जो हमारा विजन है वो ये है कि हम बेस्ट डायग्नोस्टिक लैब हम बने पाकिस्तान की, और इस मिशन को अचीव करने के लिए हम एक्सीलेंस प्रोवाइड करते हैं। एक्सेल लैब कैप एक्रीडिटेड है, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट से एक्रीडिटेड है। इसके अलावा ISO 15189 सर्टिफाइड है। इसके अलावा जो भी नए प्रोग्राम्स हमारे आते हैं वो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, और लोगों को जो आम मैस है, जो आम आवाम है, उसको नहीं मालूम कि ये टेस्ट क्या हैं। ये टेस्ट बेसिकली हमें ऑथेंटिसाइज करते हैं कि हम बाहर की जो लैब्स हैं, बड़ी बड़ी लैब्स, अमेरिका की लैब्स हैं, उनके साथ हम जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, उनके लेवल का हम जो है रिजल्ट्स दे रहे हैं अपने, और उस अमाउंट में दे रहे हैं जो कि अमाउंट हमारी जो आवाम है वो बर्दाश्त कर सके। हाँ बिल्कुल, ये भी जरूरी है क्योंकि कोविड टाइम्स में बहुत लोगों का बात होती है जाओ जाके टेस्ट कराओ, कोविड टेस्ट है ना, उसमें भी बड़े लोगों का मतलब वो एक था, मेरे ख्याल में ज़ाहिर है नई चीज़ थी, लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं था। डॉक्टर साहब, ये आपका जो पैथोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट का भी बताएं हमारे व्यूअर्स को सिंपल फॉर्म में कि अगर आपके डॉक्टर के आगे हेमेटोलॉजिस्ट है तो वो किस चीज के हैं? देखिए, हेमेटोलॉजी बेसिकली हीम निकला है ब्लड से, ब्लड। ओके। तो ये ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं, ब्लड स्पेशलिस्ट, ब्लड रिलेटेड डिजीजेज जितनी भी होती हैं। ओके। जैसे मैंने FCPS हेमेटोलॉजी किया हुआ है, मेरी स्पेशलाइजेशन हेमेटोलॉजी में है, ब्लड रिलेटेड डिजीजेज में। इसमें बच्चों में खून की कमियां होती हैं, जैसे एनीमिया हो गया, खून बन नहीं पा रहा है, जैसे थैलेसीमिया हो गया, कुछ और बीमारियां, सिकल सेल डिजीज वगैरह हो गई। इसके अलावा खून के कैंसर्स वगैरह आ गए, ल्यूकीमियास जिसको कहते हैं, या लिम्फोमास जो कि खून में आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिसको लिम्फोमा ल्यूकीमिक फेज कहते हैं, वो आ जाते हैं। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें शामिल होती है, खून का जो हमारे खून देना और खून का तिया लेना और देना, ये भी शामिल आ जाता है इसमें। तो ये जो पैथोलॉजिस्ट है ये क्या है? मैं सिर्फ एक चीज सॉरी, और इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने इसलिए आपको कट किया। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जो है वो भी हम जो हमारा शोबा है वो डील करता है, हेमेटोलॉजिस्ट। ओके, तो आप इतनी ज्यादा चीजें कवर करते हैं? जी हाँ, ये सब चीज़ हम कवर करते हैं, इनकी डायग्नोस्टिक्स भी, इसकी ट्रीटमेंट भी। अच्छा, तो ये सब कुछ हम कवर कर रहे होते हैं। जबरदस्त। अब पैथोलॉजी बेसिकली, पैथोलॉजी इज एन एम्ब्रेला, जिसके अंदर जो है हेमाटोलॉजी भी आती है, इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी भी आती है, हिस्टोपैथोलॉजी भी आती है, इम्यूनोलॉजी भी आती है, पैरासाइटोलॉजी भी आती है, ये और वायरोलॉजी भी आती है। ये 7-8 चीज़ें हैं जो कि पैथोलॉजी के अंडर आती हैं। सो हमारी रोटेशंस होती हैं डिफरेंट चीज़। हेमाटोलॉजी तो बेसिक मेरा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन रोटेशन होगी इन सारी चीज़ों में भी। इनमें हमारी रोटेशन होती है 2-2, 3-3 महीने की। तो आई एम अ पैथोलॉजिस्ट एज वेल एज अ हेमाटोलॉजिस्ट। अजीज, ये बड़ा जरूरी था कि एक्सप्लेन करें कि आपका आगे डॉक्टर के लिखा है तो लोगों को पता होना चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं जैसे, तो ये जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पता होना चाहिए। लोगों को बहुत कम पता है। अभी कुछ अर्सा पहले ज़्यादा पता चलना शुरू हुआ, जैसे ITP का हमें पता चलना शुरू हुआ। जैसे हमारे पिछले वज़ीर आज़म साहब जो है वो ITP उनको डायग्नोज हुआ था। ITP क्या होता है? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। इसमें ये होता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट किनका कम हुआ? नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट काउंट कम हुआ था। अब ठीक हो गया? अब तो वो बेहतर जानते हैं। अब तो वो बेहतर जानते हैं कि बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ। माशाल्लाह से। और डॉक्टर शहबाज, आप लोगों का जो एक्सेल लैब है उसकी कोई स्पेशल सर्विस?
जी हाँ, हम एक्सेल लैब टेस्ट हम लेते हैं, हमारे राइडर्स मौजूद होते हैं जो ऑल द टाइम रोड्स पे मौजूद होते हैं। कहीं से भी हमें कॉल आती है तो हम अपने राइडर्स को भिजवा देते हैं और वो सैम्पलिंग लेके आ जाते हैं। यानी कि ऑल द टाइम 24/7 आप किसी भी वक्त सैम्पलिंग ले सकते हैं। सेम आपका एक्सेल के भी है? जी हाँ, और अभी हम भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। होम केयर सिस्टम में भी सर्विसेज हम देना चाहेंगे हम भी, तो अभी उसकी तरफ काम चल रहा है। ओके, तो इंशाल्लाह जल्दी हम भी जो है सर्विस स्टार्ट कर देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं डॉक्टर साहब कि लोग जो है क्या चीज़ लाइफ में करें जिसमें उनको इतना ज़्यादा, कुछ लोग थोड़े सनकी भी होते हैं कि हर वक्त बीमारियों के बारे में के अंदर घुसे रहते हैं, बात होती नहीं तो गोलियां खाना शुरू कर देंगे। सेल्फ मेडिकेशन पे आप क्या कहेंगे? एक थैला होता है, उसको खोलते हैं, डब 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 खा ली। ये नीम हकीम खतरा जान वाली बात है ये, और ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मसलन बैक स्टेज में जिनसे बात हो रही थी कि एक अगर भाई को बुखार हुआ एक सिम्टम्स वैसे उसको आए हुए हैं, वो मेडिसिन लेता है डॉक्टर के पास से, और कुछ अर्से बाद 2-3 महीने बाद उसको होता है, अगर वही सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। वो वही मेडिसिन जो डॉक्टर ने भाई को दी थी वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। और ये बड़ी गलत बात है बेसिकली। इसकी वजह से एक डायग्नोसिस बना ही नहीं, कि तशखीस हुई नहीं उसको बीमारी क्या थी। तो बेसिकली हम उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं जो है ही नहीं। तो हम इसमें दो तरह के नुकसान कर रहे हैं। एक तो जो बीमारी हमें है उसकी तशखीस नहीं कर पा रहे और वो हमें बीमारी नुकसान पहुंचाएगी। दूसरा, जिस बीमारी के लिए जो थी नहीं, जो मेडिकेशन हम ले रहे थे, तो वो जो मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स हैं वो उसकी वजह साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे उसको। अच्छा, और ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये आपकी इम्यूनिटी को भी लो कर देते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। इम्यूनिटी बार बार मेडिसिन यूज़ करने की वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती जाती है, और ख़ासकर जब हम प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं ले रहे होते, तशखीस के बगैर ले रहे होते हैं मेडिसिन, तो बेसिकली हम अपनी इम्यूनिटी जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मौजूद हैं, अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो मर रहे हैं। जो जिनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। अच्छा। जो डिफरेंट किस्म के विटामिन जनरेट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, विटामिन के जैसे जनरेट होता है, बिल्कुल। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया। आई थिंक विटामिन के जो है वो आउटसाइड सोर्स से नहीं आपको मिलता। आउटसाइड सोर्स से नहीं आता, वो आपकी अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं आपके वही बना रहे होते हैं विटामिन के। और जब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो बेसिकली हम वो उन विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को मार रहे होते हैं। तो बेसिकली होना ये चाहिए ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड के होता ये है कि साथ में विटामिन के साथ में दिया जाता है। अच्छा, ओके। या मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं साथ में। जब भी एंटीबायोटिक्स आते हैं तो साथ में मल्टीविटामिन्स देने चाहिए ताकि वो बैलेंस रहे। या प्रोबायोटिक्स अब हमें आर्टिफिशियली मौजूद होते हैं हमारे पास। प्रोबायोटिक्स भी हम ले सकते हैं, जो कि प्रोबायोटिक्स साथ लिए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां, एच पाइलोरी एक बीमारी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। एच पाइलोरी वो क्या होती है? ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि रॉ फूड है। हमेशा हेलो माफ करें, सॉरी ना। एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम है इसका। तो क्या पेट में क्या हो जाता है? ये रॉ मीट खाने की वजह से, जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो हमारा मैदा है उसके अंदर जख्म करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली बाहर की फास्ट फूड खाने की वजह से ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। आज का तो दबादब इतना महंगा हो गया फिर भी लोग नहीं छोड़ रहे। और ये ट्रीट भी नहीं हो पाता, और इसकी ट्रीटमेंट में 3-4 एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। अच्छा। ट्रिपल रिजीम देनी पड़ती है, और उसके साथ में मल्टीविटामिन या प्रोबायोटिक्स देते हैं फिजिशियंस। मैं समझता हूँ कि एक भी एंटीबायोटिक दी जा रही हो तो उसके साथ भी प्रोबायोटिक देने चाहिए। ओके, वंडरफुल। डॉक्टर शाहज, आप बताएं क्या फील करते हैं? गुस्से में होते हैं, जल्दी में होते हैं लोग आजकल? बिल्कुल, पेशेंट्स जाहिर है वो जैसे उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, अटेंडेंट्स से गुजर रहे होते हैं, पेशेंट्स गुजर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उनके लिए, तो गुस्से में होते हैं। लेकिन जैसे मैम ने पहले भी जिक्र किया कि अगर रिपोर्ट थोड़ी लेट हो जाए तो थोड़ा गुस्सा कर देते हैं या फ़ौरन रिपोर्ट डिमांड करते हैं। ये अदर वे राउंड भी हो जाता है कई दफ़ा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ तोड़ दी हो? ये भी कभी कभार हो जाता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ये अदर वे राउंड भी होना स्टार्ट हो गया कि अगर जल्दी रिपोर्ट दे दी जाए तो वो शक्कू को शुबहात का इजहार भी करते हैं। इतनी जल्दी कैसे मिल गई? जी हाँ, इतनी जल्दी कैसे मिल गई, क्योंकि हमारे पास डिपेंड करता है कि लोड कितना था उस टाइम पे। जब लोड कम होता है तो हमारी तो कोशिश होती है कि जितनी जल्दी निकल सके रिपोर्ट उतनी जल्दी निकाली जाए रिपोर्ट, मेंटेनिंग द एक्सीलेंस, वो एक्सीलेंस को मेंटेन रखते हुए। तो अगर जल्दी निकल जाती है तो वो उनके जहन में आता है कि शायद लगाई नहीं,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल, ये किया नहीं। बिल्कुल तो सही ये बात एक है। ऐसी चीज़ है जो कि कभी कभार हमें फेस करनी पड़ती है, फिर उनको बड़ी मुश्किल से बताया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि जी आप बेशक विजिट करके हमारे पास देख लें, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मौजूद होता है। तो हमारा मकसद होता है कि जल्दी से जल्दी और अच्छी रिपोर्ट निकाली जाए। असल में आजकल लेबोरेटरीज में लोग फेक काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बगैर टेस्ट रन किए रिपोर्ट्स दे देते हैं। उसकी वजह से जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बीच में जो है वो जी जी, वो भी आते हैं, बीच में प्रॉब्लम में वापस आते हैं जाता कि जी वो रिपोर्ट तो बिल्कुल आधे घंटे में वो लोग रिपोर्ट देते थे, आप लोग क्यों 2 घंटे ले रहे हैं। तो वो सारी ये वाली प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं इस चीज़ पर। आई थिंक इट्स जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस Lack of बिल्कुल। awareness. लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि अवेयर ही नहीं है आप, सिवाय हम 2-3 चीज़ों के लाइफ में अपने माशरे में, और उसके अलावा हम उससे आगे निकलते ही नहीं है। तो हमें लगता है कि बस देर है तो क्यों देर है, जल्दी है तो यार किसी और की रिपोर्ट लगता है आपने दे दी है। आपका अली डॉक्टर साहब लास्ट बता दिल्ली साहब क्या कहेंगे? बस मेरा ये सबके लिए मैसेज है कि जिस तरीके से रमज़ान को आप इतना अच्छे तरीके से गुजारा है आपने रमज़ान को, इसी तरीके से आगे भी अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और अपनी खुराक का भी इसी तरीके से ख्याल रखिए, और ज़्यादा खुराक ना खाइए, खासकर ईद के दिनों में। हाँ। उसकी वजह से इमरजेंसी में आप लैंड कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप यूजली होते हैं बदहजमी को, पेट आपका है नाज़रीन, अब ये कर सकते हैं कि पेट काट के भरना शुरू कर दें, क्योंकि वो एक पॉइंट के बाद वो बलून होता है, वो फट भी सकता है और तबीयत आपकी खराब हो सकती है। सो वंस अगेन सब टीम का, मार्केटिंग का, सारे जितने लोग इस ट्रांसमिशन में जो भी इन्वॉल्व थे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, और आपके लिए भी ये नेल्सन पेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए भी है। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे दोबारा से, अपना रेगुलर जो शो होता है ईद के बाद, तब मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और टेंशन ना लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब मिलके बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।